ये थोड़ा डिफरेंट चैप्टर है। डिफरेंट का मीनिंग क्या है इस चैप्टर में? नॉर्मली हम लोग केमिकल बॉन्ड, रिएक्शंस, ये सारा कुछ देखते थे। ये एग्जैक्टली में केमिस्ट्री नहीं बोलते हम लोग इसको। इसको बोला जाता है मटेरियल साइंस। ठीक है, दिस इज नॉट एग्जैक्टली केमिस्ट्री, दिस इज मटेरियल साइंस। बाहर मतलब एक सब्जेक्ट होता है, जैसे आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी है, वैसे ही बाहर एक सब्जेक्ट होता है मटेरियल साइंस, ये इससे बिलोंग करता है। ठीक है, अब समझिए इसमें होता क्या है। नॉर्मली हम लोग सॉल्यूशन में क्या देखे थे कि कोई भी अगर सब्सटेंस होता है, इसको बोला जाएगा सरफेस और इसको बोला जाएगा बल्क। लेट से ये आयरन का एक ब्लॉक है। लेट से ये आयरन का एक ब्लॉक है। तो ये ब्लॉक के जो सेंटर पॉइंट होगा दैट विल बी नोन एज बल्क, और ये जो सरफेस पे है दैट विल बी नोन एज सरफेस। तो एवरी मैटर, हर मैटर के पास दो चीज है, एक तो उसका सरफेस होगा और जो अंदर वाले चीज होंगे उसको हम लोग बल्क बोलेंगे। सरफेस केमिस्ट्री में हम लोग सरफेस फिनोमेना जो हो रहा है वो तो डिस्कस करेंगे ही करेंगे, और ये भी देखेंगे कि ये बल्क से कैसे डिफर करता है, बल्क में और सरफेस में क्या प्रॉपर्टी या क्या डिफरेंस आएगा। सबसे पहले समझना है कि बल्क में जो फोर्स होते हैं, मॉलिक्यूलर फोर्स या एटॉमिक इंटरैक्शन या मॉलिक्यूलर इंटरैक्शन, और जो बल्क में होता है मींस एटॉमिक इंटरैक्शन इन द बल्क ऑफ दिस लिक्विड एंड एटॉमिक इंटरैक्शन ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड, दे आर नॉट एग्जैक्टली सेम। नाउ व्हाई दे आर नॉट एग्जैक्टली सेम, इसका बड़ा सिंपल सा समझने का तरीका है। लेट्स से एक पॉइंट आपने ये ए ले लिया। नाउ दिस मॉलिक्यूल इज सराउंडेड बाय मेनी मॉलिक्यूल्स। This molecule is surrounded by again many molecules. अब यहां पर एक मॉलिक्यूल देखिए, इसके इस तरफ तो रेड वाले लोग सराउंड कर रहे हैं, बट इसके इस तरफ कोई दूसरा पार्टिकल है, इसके इस तरफ कोई दूसरा पार्टिकल है। ठीक है ना, अब समझना है कि यहाँ पे जो इंटरैक्शन हो रहा है और यहाँ पे जो इंटरैक्शन हो रहा है वो अलग है। दिस मॉलिक्यूल एट द सरफेस, they have liquid particles on one side and air particles on other side। ये दोनों अलग, इसका जो इंटरेक्शन है दोनों तरफ अलग आएगा, बट यहाँ पर वैसा नहीं है। हम लोग क्लास 11th में सरफेस टेंशन डिस्कस किए होंगे फिजिक्स में। नाउ सरफेस टेंशन आता क्यों है? सरफेस टेंशन इसलिए आता है बिकॉज अगर मैं इस सरफेस को जूम करके बनाऊंगा, ये मेरा सरफेस से बनाया हुआ है, तो नाउ दिस एटम एट सरफेस, इसके इस तरफ ऐसा फोर्स है, तो देयर इज अनबैलेंस्ड फोर्स, देयर इज अनबैलेंस्ड फोर्स एट द सरफेस। नहीं रोनी बेटा, बाकी लोग का वीडियो सब आ रहा है, ठीक आ रहा है सबका बेटा? सर पॉज हो गया था थोड़ी देर के लिए।
अच्छा, नहीं वो रीस्टार्ट हो जा रहा है यहाँ पर ज़ूम पता नहीं क्यों? So there is unbalanced force at the surface. That's why the behavior of particles which are situated at the surface and the behavior of particles which are located in the bulk, they will be different. अब उससे क्या-क्या चीज़ें अलग होगी, क्या-क्या चेंजेस आएँगे, ये सारी चीज़ें हम लोग अब डिस्कस करेंगे, ठीक है? चलिए, ये एक निकेल है, निकेल का मेटल और आस-पास यहाँ पर हाइड्रोजन गैस है, आस-पास यहाँ पर हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है। जो हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स है, वो यहाँ पर कहीं आके बेटा अटैच हो जाएँगे। अब यहाँ पर क्यों अटैच होंगे समझिए। सरफेस के ऊपर अनबैलेंस्ड फोर्स है। यहाँ पर जो एटम है वो चाहेगा कि उसके उस तरफ भी बाकी एटम्स आ जाए, सच दैट द नेट फोर्स इज न्यूट्रलाइज। यहाँ पर इस तरीके से बाकी लोग आएँगे। ये होता है बेटा हर सरफेस पे होगा, एवरी सरफेस। थोड़ा कम होगा, थोड़ा ज़्यादा होगा। निकल करता क्या हाइड्रोजन गैस को अपने सरफेस के ऊपर डिपॉज़िट करवा लेता है। तो हम लोग बोलेंगे H2 गैस इज़ एक्युमुलेटेड और डिपॉज़िटेड, accumulated और डिपॉज़िटेड। हाइड्रोजन गैस इज़ accumulated और डिपॉज़िटेड। तो हाइड्रोजन गैस का accumulation हुआ है या डिपॉज़िशन हुआ है? Now, this phenomena where something is accumulated at the surface of any substance, बेटा ये सरफेस के ऊपर आके डिपॉजिट हुआ है। दिस phenomena is known as adsorption. What is adsorption? Adsorption is accumulation on the surface and not in the bulk. Accumulation on the surface and not in the bulk is simply known as adsorption. Why adsorption takes place? Because of unbalanced force at the surface of any substance. क्लियर? इसका नाम हो गया adsorption. डी लगा हुआ है, adsorption. डी लगा हुआ है। अब देखो, अगर लेट से मेरे पास ये कोई सब्सटेंस होता और उसमें ये अंदर जाके स्प्रेड हो जाता। यहाँ पे दिस विल बी नोन एज एब्जॉर्प्शन। This will be known as absorption. So absorption is uniform spread in the bulk. Absorption is uniformly spreading of या accumulation of substance in the bulk of the matter. This will be known as absorption. ठीक है, चलिए। तो अब हम लोग सीधा सीधा एब्जॉर्प्शन का डेफिनेशन लिखेंगे।
एक्युमुलेशन, डेफिनेशन बेटा एनसीईआरटी वाला लिखेंगे, ठीक है। एक्युमुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीसीज, accumulation of molecular species at the surface rather than in the bulk, in the bulk। अब याद रखना है बेटा, बल्क बेटा गैस का सरफेस होता है या नहीं होता है, ये आगे ये तो बताइए, तो गैस का सरफेस है कि नहीं है? नहीं गैस, है। गैस का सरफेस नहीं होता है बेटा, ठीक है। तो सरफेस किसका होता है बेटा? सॉलिड का। सॉलिड का। और लिक्विड। लिक्विड। बिल्कुल सही है, सरफेस दो ही चीज का होता है, आइदर सॉलिड का होगा और लिक्विड का होगा। इट्स कॉल्ड एडजॉर्प्शन। सिंपल सा है, जो ऊपर आके एक्यूमुलेट हुआ है दैट इज नोन एज एडजॉर्बेट, और जिसको ऊपर हुआ है दैट इज नोन एज एडजॉर्बेंट। The species which gets accumulated on the surface is called adsorbate, and the surface upon which adsorption takes place is called adsorbent. ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल, आपका एग्जाम्पल ऑफ एडजॉर्बेंट, एडजॉर्बेंट की बात हो रही है। सिलिका जल, सिलिका जल बेटा पानी एब्जॉर्ब नहीं करता है, सिलिका जल एडजॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब नहीं करेगा, एडजॉर्ब करता है। एल्यूमिना जल,
फिर है चारकोल बेटा, बड़ा जरूरी एडजॉर्बेंट होता है चारकोल बेटा। पानी से सारा जो इम्प्योरिटी होता है ना वो बाहर निकाल लेता है। ठीक है, चारकोल। नेक्स्ट इज क्ले। क्ले बेटा बहुत फाइन मिट्टी होगा, ठीक है, दैट विल बी क्ले। नेक्स्ट इज कोलॉइड्स। ठीक है, नेक्स्ट इज फाइनली डिवाइडेड मेटल्स। ठीक है, फाइनली डिवाइडेड मेटल्स। These are the example of good adsorbent. ना बेटा, आवाज आ रही है सबको? हाँ हाँ सर। सर। ठीक है, एप्लीकेशंस ऑफ एडजॉर्प्शन बेटा, अब आपको देखना है, समझना है, ठीक है, समझिए बात को। बेटा गुड़ और चीनी में क्या डिफरेंस होता है? गुड़ और चीनी में क्या डिफरेंस है बेटा? नहीं पता, चलिए। बेटा गुड़ अगर आपको बनाना है ना, जो ब्राउन कलर का होता है, अंग्रेजी में उसको जैगरी बोलते हैं। ठीक है, जैगरी बोलते हैं या गुड़ बोलते हैं। गुड़ या जैगरी आपको बनाना है बेटा, ये तो आप घर पे बना सकते हो। गुड़ करना कुछ नहीं है, शुगर केन का जूस लेना है, शुगर केन का जूस लेना है और उसको बॉईल कर देना है। शुगर केन के जूस को अगर बॉईल कर देंगे तो आपका गुड़ बन जाता है, आपका गुड़ बन गया। नाउ गुड़ को डीकलराइज कर देंगे, डीकलराइज विथ फ्यू मोर मॉडिफिकेशन, तो आपका शुगर बन जाएगा ना। हाउ टू डीकलराइज? तो देखो बेटा, डीकलराइज करने का बड़ा सिंपल सा ऑप्शन होता है, आप उसमें चारकोल ऐड कर दीजिए। चारकोल इज एक्सेलेंट एडजॉर्बेंट, एक्सेलेंट एडजॉर्बेंट। अब देखिए लोग बोन चारकोल यूज करते हैं, चीनी फैक्ट्री में बोन चारकोल यूज करते हैं। कुछ लोग को पता होगा शायद, अभी पता नहीं आप लोग के घर में प्रैक्टिस होता है या नहीं होता है। जैसे बहुत सारा पूजा में ना बेटा, मान लीजिए आपको खीर बनाना है या कुछ भी बनाना है ना, तो चीनी उसमें अलाउड नहीं होता यूज होना, लोग गुड़ यूज करते हैं। द रीजन इज कि ये यूज हुआ है। तो चीनी मोस्टली लोग पहले होता था, अब आजकल ऐसा नहीं होता, पर पहले हम लोग जब बहुत छोटे थे तो गुड़ ही यूज होता था, कोई भी छोटा सा भी पूजा होगा गुड़ का ही होता है। ठीक है, तो सबसे पहला एप्लीकेशन फिर लिखेंगे बेटा, इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ या इन प्रोडक्शन ऑफ शुगर, प्रोडक्शन ऑफ शुगर बोन चारकोल is used to decolorize sugar, decolorize sugar. नेक्स्ट है
मॉइस्चर फ्री कंपार्टमेंट या चेम्बर using silica gel. Using silica gel. बोन चारकोल देखिए बेटा, कहाँ मिलेगा बोन चारकोल? अपने पास है, पता है, आसनसोल में मिलता है। कहाँ मिलता है, किसी को आइडिया? बोन चारकोल बोन चारकोल का बहुत सारा यूज होता है, ठीक है। बोन चारकोल को बेटा किसी में भी डाल देंगे ना, जो फाउंटेन पेन का इंक आता है ना, उसमें डाल दीजिएगा, वो डीकलराइज हो जाएगा। फाउंटेन पेन का इंक जो है डीकलराइज हो जाएगा, ठीक है। दूसरा उसको बोन चारकोल का एक यूज होता है, उसमें आपका रोज गुलाब का जो फूल होता है ना, लोग कहते हैं कि मतलब रोज के प्लांट में बोन चारकोल देने से रोज जो है जल्दी ग्रो करेगा, बड़ा होता है। बट इन जनरल बेटा बोन चारकोल आपको नर्सरी शॉप में मिलेगा, जहाँ पौधे वगैरह बिकते हैं ना आसनसोल में, वो आपके पैट्रिक्स के अपोजिट, पैट्रिक्स और लॉरेटो के अपोजिट, वहाँ पे आपको बोन चारकोल मांगने से मिल जाएगा। फर्टिलाइजर की तरह लोग यूज करते हैं, उसको प्लांट में डालते हैं। नेक्स्ट, एक और यूज है बेटा, फॉर प्रोडक्शन, फॉर क्रिएटिंग एक्सट्रीम वैक्यूम, फॉर क्रिएटिंग एक्सट्रीम वैक्यूम। अब फॉर क्रिएटिंग एक्सट्रीम वैक्यूम ऐसे समझिए बेटा, आपको इस चेम्बर में बेटा एक प्रेशर को जीरो करना है। आपने क्या किया, इसको वैक्यूम पंप से कनेक्ट कर दिया। बेटा वैक्यूम पंप भी क्या करेगा ना, एयर को पुल करता है। बट पंप कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, एक आध एयर जो होते हैं वो बच जाते हैं, कुछ एयर के पार्टिकल बच जाएंगे ना। हाउ टू रिमूव दीज एयर पार्टिकल एज वेल, तो हम लोग करते क्या है, इस चेम्बर के नीचे में फाइनली डिवाइडेड आपका निकल वगैरह डाल देते हैं। ये फाइनली डिवाइडेड निकल क्या करेगा, जो बचे हुए 10-12 एयर पार्टिकल है ना, उसको अपने ऊपर डिपॉजिट करवा लेता है। एज अ रिजल्ट ये ऊपर का एनवायरनमेंट जो है पूरा एयर फ्री हो जाएगा, गैस फ्री हो जाएगा। समझ में आया? फॉर क्रिएटिंग एक्सट्रीम वैक्यूम, जब आपको एकदम ऑलमोस्ट जीरो प्रेशर चाहिए होता तब आप ये काम करते हो, ठीक है। यहाँ तक किसी को डाउट बेटा? चलिए नेक्स्ट है डीज ऑप्शन, बड़ा सिंपल सा है, ऑपोजिट ऑफ एडजॉर्प्शन, ऑपोजिट ऑफ adsorption. Now what is meant by this opposite of adsorption? That is removal of adsorb removal of adsorbent, sorry, adsorbate from surface of adsorbent. Removal of adsorbate from surface of adsorbent. Next, अब आएगा डिफरेंस बिटवीन
adsorption and adsorption. Of difference between adsorption and absorption. अब बेटा ये वही है, आपको लोअर क्लास वाला डिफरेंस आपको लिखना है, जैसे लोअर क्लास में लिख देते हैं। 2 कॉलम बनाना है। यहाँ आपको लिखना है एडजॉर्प्शन, यहाँ आपको लिखना है एब्जॉर्प्शन, यहाँ लिखना है सरफेस फेनोमेना। यहाँ लिखना है आपको बल्क फेनोमेना। ठीक है, एक सरफेस पे होता है, एक बल्क पे होता है। देखिए उसी चीज को बेटा फिर से लिखना पड़ रहा है, कंसंट्रेटेड ओनली एट सरफेस, यूनिफॉर्मली स्प्रेड। यहाँ पे कंसंट्रेटेड और यूनिफॉर्मली को आपको समझना है। यहाँ पे होमोजीनस टाइप की बात करेगा, बट एग्जैक्ट होमोजीनस नहीं है। ठीक है, यूनिफॉर्मली स्प्रेड इन दी बल्क। ठीक है, यूनिफॉर्मली स्प्रेड इन दी बल्क। नेक्स्ट, व्हाट इफ, ये डिफरेंस हो गया बेटा, यही दो तो है। ठीक है, व्हाट इफ आई हैव deposition on the surface, I have deposition on the surface as well as uniformly spread in the bulk. Right now surface वाले का नाम हो जाता है adsorption, bulk वाले का नाम हो जाता है absorption. Now what will be these, what will be this known as? Simultaneous adsorption and absorption is known as जॉप्शन। तो क्वेश्चन पूछेगा डिफाइन जॉप्शन, आप लोग नीचे अपने पेज में यहाँ पर लिखिएगा, मैं वहां लिख रहा हूँ डिफाइन जॉप्शन। when adsorption and absorption takes place simultaneously, it is called jobtion. It's called jobtion. So when simultaneous adsorption and absorption, it is known as jobtion. Next, energy changes
ड्यूरिंग एडजॉर्प्शन। समझिए एनर्जी चेंजेस ड्यूरिंग एडजॉर्प्शन का मीनिंग क्या है। सबसे पहले पूछेगा कि निकल गैस हाइड्रोजन के ऊपर आके डिपॉजिट हो गया है। निकल गैस हाइड्रोजन गैस सॉरी हाइड्रोजन गैस निकल के ऊपर आके डिपॉजिट हो गया। आपसे पूछेगा एंथैल्पी चेंज क्या होगा, एंट्रोपी चेंज क्या होगा, गिव्स फ्री एनर्जी चेंज क्या होगा। तो कौन बताएगा? शांतनु बेटा आप बताएंगे। व्हाट विल बी दी enthalpy change, that is adsorption is exothermic or endothermic? बताइए बेटा, कोई और बताएगा बेटा? एंथैल्पी चेंज मतलब एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा या एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा? सर एक्सोथर्मिक होगा शायद। हाँ क्या होगा सर, बेटा? क्योंकि वो आके स्टेबल हो जाएगा ना एक जगह आके फिर। चलिए स्टेबिलिटी से तो बेटा नहीं होता है। समझिए बात को, बॉन्ड फॉर्मेशन से होता है। ये अपना निकल का एक सरफेस है, यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स ऑफ गैस है, यहाँ अपना रैंडमली ऊपर अभी है। अब क्या होगा एडजॉर्प्शन के बाद? बेटा बॉन्ड बनेगा। आपको लगता है कि बॉन्ड नहीं बन रहा है बेटा, पर बॉन्ड बन रहा है। यहाँ पे इंटरैक्शन है, केमिकल बॉन्ड नहीं बन रहा है, टेम्पररी बॉन्ड बना है ना, बॉन्ड सॉरी वीक बॉन्ड फॉर्म। तो यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं आपस में, यहाँ बॉन्ड बना है तो वीक बॉन्ड फॉर्म। देयरफॉर क्या होगा बेटा? एनर्जी एब्जॉर्ब और रिलीज। हाँ, सर रिलीज। एनर्जी इज रिलीज्ड। तो आपको हमेशा याद रखना है all type of adsorption, all type of adsorption is exothermic। रट्टा मार के रखिएगा, ये अब भूलिएगा नहीं। all type of adsorption is exothermic। सर all type of adsorption is exothermic because some bond is formed। हाँ बेटा कोई कुछ पूछ रहे थे। सर H2 जब निकल में जाके मतलब डिपॉजिट हो जा रहा है तो वो H2 जा H2 रहा है का जो। बेटा? नहीं हाँ नहीं, वही H नहीं बन रहा, H नहीं बना है बेटा। H2 ही बन रहा है ना, मतलब तो नहीं H2 दोनों नहीं, साथ H में नहीं बॉन्ड बना, बना। H नहीं बना बेटा, H2 गया है। सर वही H2 ही ना बना। क्या बेटा? सर H2 ही ना डिपॉजिट हुआ, H तो डिपॉजिट नहीं हुआ फिर। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं हुआ है तो दोनों H2 साथ में ही बॉन्ड बनाया निकल के साथ, मतलब। बेटा। इंटरैक्शन बेटा आपका इंटरमॉलिक्यूलर है ना बेटा। ये रहा निकल का सरफेस, ये रहा हाइड्रोजन का एटम आपस में, ठीक है। आपका वीक वैंडरवाल इंटरैक्शन है बेटा। अच्छा, वही पूछे सर, दोनों हाँ साथ में बना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट। तो ऑल टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक। नाउ मोशन ऑफ गैस पार्टिकल्स, ये सिर्फ गैस के लिए नहीं है, बस सबके लिए ट्रू होगा, बट इस एग्जांपल में मोशन ऑफ गैस पार्टिकल्स इज रेस्ट्रिक्टेड आफ्टर एडजॉर्प्शन। restricted after adsorption। Therefore, entropy of gas decreases, but
entropy of universe increases। बेटा याद रखिएगा, एक होता है एंट्रोपी ऑफ सिस्टम और एक होता है एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स। बेटा कोई चीज अगर हो रहा है, एंट्रोपी यूनिवर्स का इंक्रीज हो रहा है। हम लोग आपस में भी यहाँ बात कर रहे हैं, उससे भी एंट्रोपी यूनिवर्स का इंक्रीज किया है, डिक्रीज नहीं कर सकता है। इफ सम प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस, किसी भी तरीके से क्यों ना हो रहा हो, आइदर एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, स्लो हो रहा है, फास्ट हो रहा है, रिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल है, इफ एनी प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस या इफ एनी टाइप ऑफ चेंज इज हैपनिंग, एनी सच चेंज, आपने हाथ को लेफ्ट में रखा था, उसको लाके राइट में कर दिया, आपने पानी का बोतल लेफ्ट से लेके राइट में रख दिया, बेटा एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इंक्रीज कर गया है। अगर आप लेफ्ट हैंड से राइट हैंड पानी का बोतल ट्रांसफर नहीं कर पाते, नहीं हो रहा था, तो हम लोग बोलते क्यों नहीं हो रहा, बिकॉज एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इंक्रीज नहीं कर रहा है। इफ एनीथिंग इज हैपनिंग, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज इंक्रीजिंग। इसमें एकदम कुछ सोचना ही नहीं है बेटा कभी भी आपको। नेक्स्ट, therefore entropy of gas decreases but entropy of universe increases। ये अब ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट होगा बेटा गिस डेल्टा जी और गिस फ्री एनर्जी चेंज। गिस फ्री एनर्जी चेंज क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव बेटा? नेगेटिव। नेगेटिव होगा, प्रोसेस हो रहा है मतलब नेगेटिव होगा। गिस फ्री एनर्जी चेंज विल बी नेगेटिव। गिस फ्री एनर्जी चेंज विल बी नेगेटिव। नेक्स्ट, अब बेटा हम लोग को ये समझना है व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन। तो लिखेंगे केमिकल एडजॉर्प्शन एंड फिजिकल एडजॉर्प्शन। केमिकल एंड फिजिकल एडजॉर्प्शन बड़ा सिंपल सा है। फिजिकल एडजॉर्प्शन में बेटा केमिकल बॉन्ड नहीं बनेगा। मेरा कहने का मतलब ये है, जब आपका फिजिकल एडजॉर्प्शन हो रहा होगा उस समय फिजिकल बॉन्ड बनेगा ना। व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ फिजिकल बॉन्ड? वैन डर वाल, डाइपोल डाइपोल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये बाकी सब आपके जो वीक वाले बॉन्ड होते हैं ना, वो आपका फिजिकल। और आपका केमिकल बॉन्ड प्रॉपर केमिकल है, मतलब प्रॉपर कुछ एटम टूटेगा फिर बॉन्ड बनेगा, ये सारा कुछ होने वाला है। तो फिजिकल एडजॉर्प्शन में बेटा लिखना है, पहला लिखेंगे फिजिजॉर्प्शन। फिजिजॉर्प्शन, फिजिजॉर्प्शन मींस फिजिकल एडजॉर्प्शन। फिजिजॉर्प्शन। नाउ व्हाट इज फिजिजॉर्प्शन? लिखिए when particles are held on the solid surface, yeah, on the surface of substance, when particles of adsorbate are held on the surface, when particles of adsorbate are held on the surface by
weak van der Waal forces by weak van der Waal forces. It is known as physisorption. Is known as physisorption. बेटा यहाँ बॉन्ड हम लोग दिखा नहीं सकते, ठीक है। अगर आपको दिखाना है तो आप डॉटेड लाइन दिखा सकते हैं। यहाँ पे बेटा वैन डर वाल अट्रैक्शन है। वैन डर वाल अट्रैक्शन, ठीक है। तो दिस इज वैन डर वाल अट्रैक्शन। नेक्स्ट, अब बेटा यहीं पे समझिए कुछ कुछ चीज बेटा। यहां पर फिजिज ऑप्शन में ये मेटल ए है बेटा। वैन डर वाल अट्रैक्शन होने के लिए कुछ क्राइटेरिया है या कहीं पर भी वैन डर वाल अट्रैक्शन हो सकता है? सर कहीं पे भी हो सकता है बेटा कहीं पर भी किसी भी जगह किसी भी सब्सटेंस के बीच में वैन डर वाल अट्रैक्शन होता ही होता है, ठीक है। जहां कुछ नहीं है वहां वैन डर वाल होगा। नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में वैन डर वाल हो सकता है, नाइट्रोजन कार्बन के बीच में हो सकता है, नाइट्रोजन आयरन के बीच में हो सकता है, नाइट्रोजन टाइटेनियम के बीच में हो सकता है, नाइट्रोजन और आपका वाटर के बीच में हो सकता है। तो मीन्स यहां पर आप कुछ भी ले लीजिए, यहां पर कुछ भी ले लीजिए, एक्युमुलेशन या डिपोजिशन होगा ही। मीन्स ऑल गैसेस आर केपेबल ऑफ accumulating on all the surface, चाहे सरफेस किसी भी टाइप का क्यों ना हो। तो याद रखना है आपको, फिजिज ऑप्शन is not specific. Now what is meant by not specific? Means physical adsorption can take place between any adsorbate and any adsorbent. फिजिकल एडजॉर्प्शन के लिए आपको कोई भी एडजॉर्बेंट ले लीजिए काम करेगा, कोई भी एडजॉर्बेट ले लीजिए काम करेगा। डिफरेंस इतना होगा बेटा, किसी में बहुत अच्छे से काम करेगा, किसी में थोड़ा वीकर काम करेगा। बट ऐसा नहीं हो सकता है कि बिल्कुल जीरो है। देयर विल बी एटलीस्ट सम अमाउंट, देयर विल बी एटलीस्ट सम अमाउंट। तो इसी का मतलब फिजिज ऑप्शन इज नॉट स्पेसिफिक, इट कैन टेक प्लेस between any two substance। इसी का मतलब है लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी या नॉट स्पेसिफिक। लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी भी होता है, लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी ये लिख लीजिए, बुक वगैरह में आपको मोस्टली यही देखने को मिलेगा, लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये। नेक्स्ट,
अब ध्यान दीजिएगा बेटा, हम लोग जानते हैं गैसेस, आइडियल गैसेस कैन नॉट बी लिक्विफाइड बट रियल गैसेस कैन बी लिक्विफाइड। फॉर एग्जाम्पल लिक्विड नाइट्रोजन होता है, लिक्विड ऑक्सीजन होता है, लिक्विड हीलियम भी होगा बेटा, सब होना चाहिए, ठीक है, थियोरेटिकली पॉसिबल है। नाउ दो गैस है, एक मान लीजिए अमोनिया है और एक कार्बन डाइऑक्साइड है। हाँ, विच गैस विल बी डिपॉजिटेड मोर ऑन द सरफेस ऑफ आयरन? एक अमोनिया है और एक कार्बन डाइऑक्साइड है, विच गैस विल बी डिपॉजिटेड मोर ऑन द सरफेस ऑफ आयरन? बताइए। बोलिए बेटा। सर एक बार फिर से बोल दीजिए, लैग हो गया था, ब्लैंक हो गया था, अच्छा। दो थोड़ा गैस मेरे है, नेटवर्क में प्रॉब्लम। अच्छा ठीक है, अमोनिया है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड है। आयरन के ऊपर अमोनिया भी एडजॉर्ब होगा और कार्बन डाइऑक्साइड भी एडजॉर्ब होगा। मैं बोल रहा हूँ ज्यादा अमाउंट किसका एडजॉर्ब होगा, अमोनिया का या कार्बन डाइऑक्साइड का? बोलिए बेटा। सर तो मेजर करने का तो कोई तरीका नहीं है कैसे कि नहीं तरीका? कौन ज्यादा अब्जॉर्ब हो रहा है। क्यों? मास इंक्रीज करेगा उससे मालूम कर लेंगे। मान लीजिए कि हम पता कर सकते हैं बेटा, तो मैं पूछ रहा हूँ विच गैस विल बी डिपॉजिटेड मोर। दो आयरन के ब्लॉक है, एक में, एक को अमोनिया एटमॉस्फेयर में रखा, दूसरे आयरन को हम लोगों ने कार्बन डाइऑक्साइड के एटमॉस्फेयर में रखा, और फिर चेक किया किसमें डिपॉजिशन या अकुमुलेशन ऑन द सरफेस ज्यादा हुआ है। बेटा अच्छा ये बताइए, विच विल बी इजिली लिक्विफाइड, अमोनिया गैस और कार्बन डाइऑक्साइड? बेटा लिक्विफैक्शन होता है ना, गैस कैन बी कंप्रेस्ड एंड कन्वर्टेड टू क्या, लिक्विड। माय क्वेश्चन इज, आपने अमोनिया को भी कंप्रेस किया और कार्बन डाइऑक्साइड को भी कंप्रेस किया, आसानी से कौन लिक्विड बनने वाला, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड? फिर से पॉज हो गया था ना? हाँ सर। अच्छा, हाँ बताइए, अमोनिया गैस आसानी से लिक्विड में कन्वर्ट होगा या कार्बन डाइऑक्साइड? सर अमोनिया गैस। अमोनिया गैस, बिकॉज अमोनिया गैस इज पोलर एंड इज केपेबल ऑफ हाँ, हाइड्रोजन बॉन्ड विथ इटसेल्फ। बॉन्डिंग, हाँ। तो बेटा आयरन के ऊपर कौन ज्यादा डिपॉजिट होगा, अमोनिया गैस और कार्बन डाइऑक्साइड? फिर से गया लगता है क्या? सर अमोनिया ही होगा। gases which are liquefied easily will be adsorbed more। बिल्कुल सही बोले बेटा, will be adsorbed more। gases which are liquefied easily will be adsorbed more। मतलब कौन होता है इजिली लिक्विफाइबल गैस बेटा, हायर क्रिटिकल टेम्परेचर या लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर? हम्म। बोलिए।
सर हायर क्रिटिकल टेम्परेचर। बिल्कुल सही बेटा। क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होने से आसानी से लिक्विड बनता है। गैस विच कैन बी, जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है और एक गैस का 10 डिग्री है, तो 50 डिग्री सेल्सियस वाला क्रिटिकल टेम्परेचर इजिली लिक्विफाई होगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट उसी में चला है। फ्रीजीज ऑप्शन आर रिवर्सिबल प्रोसेस, आर रिवर्सिबल प्रोसेस। नाउ व्हाट इज meant by रिवर्सिबल प्रोसेस? बेटा गैस डिपॉजिट हुआ है, आसानी से आप उसको बाहर भी निकाल सकते हैं। बार बार गायब हो जाता है, ठीक है। फ्रीजीज ऑप्शन आर रिवर्सिबल प्रोसेस। ना व्हाट इज meant by रिवर्सिबल प्रोसेस? जो गैस डिपॉजिट हुआ है उसको आप आसानी से हटा भी सकते हैं विदाउट एनी केमिकल रिएक्शन। A process which can be reversed, a process which can be reversed will be called reversible process। ठीक है, पता है हम लोग को बेटा, अगर ऊपर से हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट कम कर देंगे तो डिपॉजिटेड कार्बन डाइऑक्साइड विल आल्सो डिक्रीज। ऊपर अगर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर इंक्रीज कर देंगे तो जो कार्बन डाइऑक्साइड डिपॉजिट हुआ है वो भी आपका कम हो जाएगा। एंथैल्पी ऑफ फ्रीजी ऑप्शन, एंथैल्पी ऑफ फ्रीजी ऑप्शन is approximately between -20 to -40 किलोजूल पर मोल। लिख लिए बेटा? 1 मिनट सर। सर हम्म, सर इसका रीजन क्या बोले थे आप कि द गैसेस व्हिच आर इजीली लिक्विफाइड आर मोर डिपॉजिटेड ऑन द सरफेस। बेटा उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होता है ना बेटा, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स। सर ये तो गैसेस के बीच में होता है ना, तो ये तो सरफेस और गैस के बीच में कैसे होगा? ये क्या बोल रहे बेटा, ये गैस के बीच में होता है। कहीं पर भी बेटा किसी भी दो मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन तो हो ही सकता है ना। हाँ सर, जो NH3 और CO2 वाला हम लोग एग्जांपल लिए थे, हाँ, तो NH3 और आयरन के बीच में भी तो सेम अट्रैक्शन होगा जैसे CO2 और आयरन के बीच में होगा। अच्छा आप वो बोल रहे हैं इनके बीच में आयरन और उसके बीच में ज्यादा क्यों होगा ना, आप हाँ ये क्वेश्चन कर रहे हैं। इंटरमॉलिक्यूलर इंट्रा की बात बोल रहे कि इंट्रा क्यों होगा। ठीक है, इसको ऐसे समझ सकते हैं। चलिए, आप बोले पहले लेयर में चलिए इसके और इसके बीच में बेटा बराबर होगा, हाँ बट यहाँ पे अमोनिया अमोनिया का ज्यादा होगा और हाँ सर। CO2 का कम होगा ना। तो हाँ फर्स्ट लेयर में बी इक्वल, सेकंड लेयर विल नॉट बी इक्वल। समझ में आया? तो हाँ तो एक चीज मिस कर गए बेटा, केमिज ऑप्शन लिखा दिए ना,
चलिए अगर ये लिख भी लिए तो कोई बात नहीं है। बेटा यहाँ देखिए ये मल्टी लेयर होता है। फिजिक्स ऑप्शन आर मल्टी लेयर, फिजिक्स ऑप्शन आर मल्टी लेयर। ये आपको किसी बुक में, बहुत कम बुक में मिलेगा मल्टी लेयर, ठीक है, इसका मीनिंग समझा देंगे। फिजिक्स ऑप्शन मल्टी लेयर होता है, मतलब एक लेयर डिपॉजिट होगा, उसके ऊपर और एक लेयर होगा, फिर उसके ऊपर एक और लेयर हो सकता है, ठीक है। ये लेयर डिपॉजिट हुआ, एक और, फिर एक और। बेटा क्यों? क्योंकि देखो ए और बी को अगर केमिकल बॉन्ड बनाना है ना, तो बेटा ऐसे रहना होगा। फॉर एग्जाम्पल नाउ सी और बी के बीच में केमिकल बॉन्ड नहीं बन सकता है, बट अगर फिजिकल बॉन्ड की बात करते तो ए और बी के बीच में फिजिकल बॉन्ड है, सी और बी के बीच में फिजिकल बॉन्ड हो सकता है, या वैंडरवाल अट्रैक्शन हो सकता है। वैंडरवाल अट्रैक्शन के लिए कांटेक्ट में होना ये जरूरी बिल्कुल भी नहीं है, समझे बात को, वो चीज है। तो वही है मल्टी लेयर। अब लिखेंगे केमीज ऑप्शन बेटा। पार्टिकल्स ऑफ एडजॉर्बेंट, सॉरी, पार्टिकल्स ऑफ adsorbate are held on the surface via chemical bonds. Particles of adsorbate are held on the surface via chemical bonds. Covalent और आयनिक, covalent और आयनिक। Particles of adsorbate are held on the surface via chemical bond, covalent और आयनिक। नेक्स्ट, अब इसके प्रॉपर्टीज कुछ लिखने हैं। बेटा यहां समझो बात को, केमिकल बॉन्ड्स बनाना जरूरी है। बेटा हर कोई हर किसी से केमिकल बॉन्ड नहीं बना सकता है, हर कोई हर किसी से केमिकल बॉन्ड नहीं बनाता है। तो मीन्स निकल के ऊपर मान लो केमीज ऑप्शन ए का हो रहा है, तो जरूरी नहीं है निकल के ऊपर केमीज ऑप्शन बी का भी हो। तो इट इज हाईली स्पेसिफिक। इट इज हाईली स्पेसिफिक। इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल है बेटा। मतलब आपको बॉन्ड बेटा ऐसे ही नहीं कि प्रेशर ऊपर कम कर दीजिएगा तो डिजॉर्प्शन हो जाएगा। एक बार बॉन्ड बन गया तो फिर बॉन्ड आपको ब्रेक करना होगा, तभी जाके डिजॉर्प्शन हो सकता है। ग्रेटर एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन, थोड़ा ज्यादा होगा, थोड़ा ज्यादा होता है। एट्टी से अप्रोक्सीमेटली 240 किलो जूल पर मोल।
Monolayer. Now, what is meant by monolayer? बेटा यहां पर इसके बीच में बॉन्ड बन गया ना, तो यहां पर अब कुछ नहीं होगा बेटा, क्योंकि इसने तो बॉन्ड बना लिया है। अब बॉन्ड यहां पर जो रहेगा वो थोड़ी ना बॉन्ड बनाएगा बेटा, ऊपर वाला लोग बॉन्ड नहीं बना सकता है। तो एक लेयर डिपॉजिट होगा, उसके बाद और भी कोई लेयर डिपॉजिट नहीं होगा। ठीक है, चलिए। सर एक बार फिर से कॉपी नहीं की। अच्छा कीजिए। हाँ सर हो गया। चलिए नेक्स्ट। बेटा डिफरेंस बिटवीन फिजिज ऑप्शन और केमिज ऑप्शन लिख लीजिएगा तो। हाँ सर। ठीक है, अब देखना हम लोग को टेम्परेचर डिपेंडेंस। ऑफ फिजी एंड केमिज ऑप्शन। बेटा फिजिकल एडजॉर्प्शन में बेटा मॉलिक्यूल्स को फास्ट मूव करना चाहिए या स्लो मूव करना चाहिए, सच दैट एक्यूमुलेशन इज मोर। For greater physical adsorption, the particles of gas should have higher kinetic energy or lower kinetic energy. सर लोअर काइनेटिक एनर्जी, That ताकि वो means प्रॉपर्ली बैठे। physical adsorption decreases with increasing temperature. Physical adsorption decreases with increasing temperature. Now this is x by m. Now what is x? X is mass of adsorbate and m is mass of adsorbent. ये ऐसा कुछ ग्राफ होगा। समझ में आया बेटा? दिस इज फिजिज ऑप्शन। केमिज ऑप्शन के बारे में सोचिए। केमिज ऑप्शन में बेटा केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन टेक प्लेस, एंड सिंस केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, that means there will be some formation of bond, means there is some activation energy associated. So we know reactions which require activation energy will need to have greater velocity for reaction to take place. That means if temperature is extremely low, image option will not take place. So we need to increase the temperature such that there is sufficient activation energy for reaction to take place.
if we increase the temperature further, then the particles which were deposited, they will break. बहुत ज्यादा टेम्परेचर कर देंगे तो ये ब्रेक कर जाएगा. दैट मीन्स आपको क्या चाहिए बेटा, आपको टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा चाहिए पर बहुत ज्यादा आपको नहीं चाहिए. तो अगर केमीज ऑप्शन का अगर हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो केमीज ऑप्शन का ग्राफ बेटा ऐसा आना चाहिए. समझ में आया? समझ में आया बेटा? हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। ठीक है, तो बेटा ये वाला ग्राफ रट्टा मार के रखिएगा, आता है जॉइंट में आता है अच्छे से. विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट केमीज ऑप्शन. नेक्स्ट, अब बनाएंगे हम लोग एडजॉर्प्शन आइसोथर्म. व्हाट इज एडजॉर्प्शन आइसोथर्म? आइसोथर्म मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट. बेसिकली we plot x by m of given gas with versus temperature versus pressure at constant T. मतलब समझिए, आपने 1 atm प्रेशर रखा और 1 किलो आपने चारकोल ले आए, तो अपने पास 1 atm प्रेशर है, 1 kg चारकोल है. हम लोग इस चारकोल पे देखेंगे कि ऑक्सीजन कितना एब्जॉर्ब हुआ. तो पर केजी ऑक्सीजन कितना एब्जॉर्ब हुआ. तो मान लेते 1 atm, दिस इज 1 atm, x बाय m आपका ये आया. ठीक है, फिर इस प्रेशर को हम लोग 2 atm कर देंगे. चारकोल बेटा वही रहने वाला, चारकोल चेंज नहीं करेगा. ठीक है, चारकोल को x बाय m ही रखना है. अब ये बताइए, ऊपर 1 atm प्रेशर था, चारकोल पे ऑक्सीजन कुछ डिपॉजिट हुआ. अब 2 atm प्रेशर पे चारकोल बेटा कितना डिपॉजिट हो, पहले से ज्यादा होना या कम होना है ऑक्सीजन डिपॉजिशन? प्रेशर अब ऊपर 2 सर atm पे ज्यादा होगा। सर ज्यादा ही ग्रेटर होगा। होगा बेटा, सिंपल सा है, कोल्ड ड्रिंक वाला फंडा. तो ये बढ़ जाएगा 2 atm पे, 3 पे और बढ़ जाएगा, 4 पे और बढ़ जाएगा. क्या लगता है बेटा, हमेशा बढ़ता रहेगा? हाँ सर। और बढ़ाएंगे तो और बढ़ जाएगा. बेटा बात को समझो, अगर केमिकल एडजॉर्प्शन है तो अगर सरफेस का हर एक होल फिल हो चुका है, हर जगह कंप्लीटली कवर हो चुका है, उसके बाद और गैस जाके डिपॉजिट होगा उसके ऊपर, केमिज ऑप्शन है तो नहीं सर। नहीं होगा. और फिजिज ऑप्शन है तो बेटा टावर थोड़ी ना बन जाएगा कि एक के ऊपर एक के ऊपर एक लेयर. मालूम चला कि जितना थिकनेस सॉलिड का उससे ज्यादा थिकनेस तो गैस का हो गया, ऐसा होगा क्या? हाँ, नहीं सर, नहीं सर। नहीं होगा, ऐसा कुछ है. एक पॉइंट के जाके बाद बेटा फ्लैट है ये. ठीक है, ये परफेक्ट फ्लैट है. ठीक है, तो फ्लैट समझ रहे ना. एक पॉइंट के बाद प्रेशर बढ़ाते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है. एक पॉइंट के बाद कितना ही प्रेशर इंक्रीज कर दीजिएगा नहीं बढ़ेगा फर्क. ये वाला हाइड्रोजन गैस है. अगर अमोनिया गैस अगर इसी पे प्लॉट करेंगे तो कहाँ प्लॉट करना चाहिए, नीचे या ऊपर?
हाँ बेटा, 180 एम पे हाइड्रोजन इतना एडजॉर्ब हुआ है, अमोनिया ज्यादा एडजॉर्ब होगा ना बेटा, हाँ सर। तो ऊपर हो गया। और कोई वैसा गैस ले आएंगे तो और ऊपर हो जाएगा। समझ में आया? तो मोर इज द इजियर ऑफ लिक्विफैक्शन, ग्राफ ऊपर चलता जाएगा। ठीक है, मैंने 2 बना दिए, तीसरा आप लोग बना ही सकते हैं। तो नेचर ग्राफ का कुछ ऐसा आएगा। इस वाले एरिया में स्ट्रेट लाइन है, यहां से यहां तक स्ट्रेट लाइन है, अप्रॉक्स स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे 2 तरह के कर्व है। एक है एक स्ट्रेट लाइन का नेचर दिख रहा है और ऊपर जाके कर्व हो जा रहा है, फिर जाके फ्लैट हो जा रहा है। अब बताइए, सर्कल होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, पैराबोला, इलिप्स वगैरह वगैरह होता है। हम लोग क्या करेंगे, कोई ऐसा इक्वेशन ढूंढेंगे जिस इक्वेशन से हम लोग को ये प्लॉट मिल जाएगा। मैथमेटिकल इक्वेशन से, मैथमेटिकल इक्वेशन, मैथमेटिकल इक्वेशन। तो मैथमेटिकल इक्वेशन 2 लोगों ने प्रपोज किया। एक फ्रेंडलिच ने किया, फ्रेंडलिच ने किया, दूसरा लैंगमीर ने किया। लैंगमीर वाला अच्छा है, ज्यादा परफेक्ट है। फ्रेंडलिच वाला परफेक्ट से बहुत दूर है, अप्रॉक्स है। मेरे हिसाब से मुझे लगता है अप्रॉक्स से भी दूर है, बट सबसे पहला था इसीलिए कराना पड़ता है। और इनफैक्ट एनसीईआरटी में फ्रेंडलिच है, लैंगमीर नहीं है। तो फ्रेंडलिच आइसोथर्म अपना इक्वेशन देगा और इक्वेशन देके कुछ बताने की कोशिश करेगा। अब होता क्या है, ये एक नॉर्मल सा इक्वेशन है जिसके बारे में पूछ लेगा व्हाट इज फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। ठीक है, तो क्या है बेटा, एम्पिरिकल रिलेशनशिप। एम्पिरिकल रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी ऑफ गैस एडजॉर्ब पर यूनिट मास ऑफ एडजॉर्बेंट। वो बाय एम किए थे ना बेटा, उसलिए कहते हैं। एंड प्रेशर ऑफ गैस at given temperature। मैथमेटिकली देखो उस इक्वेशन को कैसे एक्सप्रेस करेंगे, वो तो आप और हम भी कर सकते थे। x बाय एम इक्वल टू के ई का पावर 1/n, मतलब के रूट पी, क्यूब रूट पी, टेट्रा रूट पी, या पी का पावर में 0. सॉरी, पी का पावर में 0.7, 0.8, 0.9। k and n are dependent upon
adsorbate एंड adsorbent, इन दोनों के ऊपर डिपेंडेंट। आप चेंज कीजिएगा, के और पी, के और एन चेंज करता रहेगा। क्लियर है बेटा? अब बेटा सबसे बड़ा परेशानी इसमें ये है कि हाउ डू वी फाइंड एन। अरे हाँ बेटा याद रखिएगा, ये एन बेटा ग्रेटर देन 1 आना चाहिए, 1/2 1/3, तब ना ये रूट होगा ना। समझिए बात को। हाउ टू फाइंड एन, हाउ टू फाइंड के। बेटा देखिए इस कर्व से आप इक्वेशन प्लॉट करके बेटा के और एन को बाहर नहीं निकाल सकते। मान लीजिए आपने x बाय एम लिया, एक ऑब्जर्वेशन किया, एक एक्सपेरिमेंट किया, वहां से पता किया x इतना m कितना है, और 1 atm प्रेशर रखा, फिर 2 atm रखा, फिर 3 atm रखा, फिर 4 atm रखा, फिर 5 atm रखा। ऐसे करके प्लॉट करते रहिएगा तो बेटा आपको के और एन नहीं मिलेगा। अब बताइए कोई चीज प्लॉट कर लेंगे तो के और एन हमको निकालना है, तो प्लॉट का नेचर क्या होना चाहिए, तब के और एन निकल जाएगा। सर स्ट्रेट लाइन होगा तब निकलेगा। बिल्कुल परफेक्ट, स्ट्रेट लाइन होता है तो स्लोप निकलता और इंटरसेप्ट निकलता है, दो अननोन दो इक्वेशन आराम से निकलेगा। ठीक है, तो हम लोग टेकिंग लॉग कर लेते हैं। टेकिंग लॉग, तो लॉग ऑफ x बाई एम इक्वल्स टू लॉग के प्लस 1 बाय एन लॉग ऑफ p। अब बड़ा सिंपल सा है बेटा, एक तरफ लॉग ऑफ x बाई एम रख दीजिए और एक तरफ लॉग ऑफ p रख दीजिए। अब जो आपका नेचर आएगा ये आएगा उनके हिसाब से। तो ये जो इंटरसेप्ट है दिस विल बी log k and what will be slope 1 by n। समझ में आया? आपसे पूछेगा फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म में n और k का वैल्यू कैसे पता करते हैं, स्कूल में पूछेगा। ठीक है, आपको आंसर देना है, हम लोग log x बाय एम वर्सेस log p को ड्रॉ करेंगे, इंटरसेप्ट जो है आपका log k बता रहा होगा और वो आपका log स्लोप जो है 1 by n बता रहा होगा। ठीक है, अब बेटा ध्यान रखिए एक बात को, ये जो है ना बेटा अभी हम लोग जस्ट किए थे बेटा, किसी भी एंगल से ये लग रहा है कि ये एक्सप्लेन करेगा x बाय एम इज इक्वल टू के पी का पावर 1 बाय एन। बेटा यहाँ पर होल्ड कर दिया, बट यहाँ पर क्या करेगा ये, यहाँ पे पी पे डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है बेटा? इंडिपेंडेंट है सर। सर इंडिपेंडेंट। बट आप तो पी अभी भी रखे है ना, तो यहाँ पे पी हाई प्रेशर है, पी को क्या हो जाना चाहिए, पी का पावर में क्या आना चाहिए 0। तो लो हाँ प्रेशर सर। पे पी का पावर पे अलग होगा, हाई प्रेशर पे अलग होगा, बट एन तो वो एक ही रख दिए, तो ये तो चलेगा ही नहीं। तो मीन्स it fails at higher temperature, sorry higher pressure, it fails at higher pressure, this will fail at higher pressure। Friendly adsorption isotherm will fail at higher pressure, किसी काम का नहीं है। क्यों? हायर प्रेशर में पी को गायब हो जाना था, एक्स बाय एम को फिक्स हो जाना था। ठीक है, समझ में आया बेटा? चलिए, लैंगमीर है नहीं बट बता दे रहे, ठीक है लैंगमीर होता क्या है। लैंगमीर ने अच्छा इक्वेशन दिया, x बाय एम इक्वल टू ए पी बाय 1 प्लस बी पी, नहीं हाँ 1 प्लस बी पी, सॉरी एक बार सोचने दीजिए, बी प्लस पी था, सॉरी हाँ बेटा बी प्लस पी था। अब देखिए व्हेन पी टेंडिंग्स टू 0 मतलब लोअर प्रेशर,
तो B plus P approximately equal to B. Therefore, X by M equals to AP by B, implies that X by M is directly proportional to P. आना भी चाहिए, स्ट्रेट लाइन आ गया ना, X by M is equal to A by BP. When P is large, बेटा आप क्या कीजिएगा, when P is large, हो रहा है कि फास्ट जा रहे हैं बेटा, नहीं सर ठीक है। नहीं सर ठीक। when P is large, तो B plus P में बेटा क्या होगा अप्रोक्सीमेटली P P. Therefore, X by M equals to AP by P, which is equal to A constant. हो गया। लैंगमिर ने मतलब ऊपर नीचे दोनों को देख लिया सही से, वो नीचे स्ट्रेट लाइन आना था आ गया, और ऊपर जाके वो फ्लैट हो जाना था वो भी हो गया। ठीक है बेटा, हाँ सर। ठीक है बेटा, एडजॉर्प्शन वाला टॉपिक हो गया है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है वो हम लोग का स्टार्ट करना है कैटालिसिस। अब देखिए सीबीएसई ने वही किया है ना, इसमें से कैटालिसिस को हटा दिया है। कैटालिसिस में पढ़ाने को होता ही नहीं था, मैं तो बहुत बार पढ़ाता भी नहीं था इसको। बच्चे बोलते थे कि सर पहले से पता सारा कुछ। कैटालिसिस में आपका एक या दो टॉपिक है हमको बताना होता, होमोजीनस कैटालिस्ट, हेटेरोजीनस कैटालिस्ट, बाकी पता होता सबको। ठीक है, पर फिर भी मतलब ये आधे घंटे का भी नहीं होता है, झूठ मूठ का इसको हटाया है। जिसको हटाना है वो हटाएंगे नहीं। ठीक है, लास्ट ईयर पता है इन्होंने क्या किया था, सॉलिड स्टेट को 11th में डाल दिया था। इस साल जो बच्चे दे रहे हैं ना क्लास 12th में एग्जाम, उनको सॉलिड स्टेट पूछा भी नहीं गया है। जो भी हो, ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कैटालिसिस तो नहीं करेंगे,